This is an ABP Life podcast. नरेंद्र मोदी 3.0 का कामकाज शुरू हो गया है और देश अपनी गति से चल पड़ा है। चुनावी हड़कंप और हंगामा अब शांत है। इसके बावजूद देश में मुद्दों की कमी नहीं है और एक मुद्दा है मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शौकत हुसैन पर 12 वर्ष पुराने मुकदमे में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की एलजी साहब ने मंजूरी दी है। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर बात करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शशांक शेखर झा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी और आपके सभी दर्शकों और श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। 12 वर्ष पुराना मुकदमा यूएपीए के तहत और वह चलाने की मंजूरी एलजी साहब ने दे दी। पहले तो संक्षेप में जानना चाहेंगे मामला क्या है और एलजी ने मंजूरी क्यों दी है, एलजी से इस घटना का क्या लेन देन? ठीक है, ये जो घटना है वो 21 अक्टूबर 2010 की है। अब सोचिए, दिल्ली के मतलब भारत की राष्ट्र राजधानी दिल्ली में बैठकर कोई नक्सली या कोई आतंकी अगर ये कहे कि कश्मीर को हमें पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए या कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, तो अगर कोई और राष्ट्र होता तो वहां पे उनको उसी दिन जेल में डाल दिया गया होता, क्योंकि आप सॉवरेनिटी के खिलाफ जा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी भी तभी आती है जब देश को स्वाधीनता मिलती है, अखंडता मिलती है। तो ये उसके खिलाफ ही बात कर रहे थे। तो एक एफआईआर दर्ज हुई थी 2010 में। हालांकि अब क्योंकि ये दिल्ली का मसला है तो अप्रूवल चाहिए होता है अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है किसी को। मेरा मानना है कि काफी देर हुई है। 2010 का मामला है, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, काफी पहले ही इसको मिल जाना चाहिए था, अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन देर आए दुरुस्त है, होना जरूर चाहिए। और ऐसे सभी एंटी नेशनल एलिमेंट्स का इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको शांति और न्याय व्यवस्था स्थापित रखनी है अपने राष्ट्र में तो ऐसे एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नो मैटर व्हाट, उन्होंने कितना अपना पैसा पुशअप करके अपने आप को अच्छा एंकर, अच्छा ऑथर या अच्छा राइटर स्थापित किया हो विश्व में, लेकिन जो उनका पर्सनल मत है, जो पब्लिक लाइफ में इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए। जी, एक सवाल इसी से जुड़ा ये आता है कि सरकार जब आईपीसी को बदल चुकी है, अब तो वह लागू भी हो चुका है और कई सारे कानूनों को निरस्त कर चुकी है, तो जो कानून आईपीसी के लागू रहने तक अस्तित्व में थे और उनके तहत जो मुकदमा हुआ, अब उनका भविष्य क्या होगा? ठीक है, तो ये जो नया कानून है जी, वो आएगा, वो जो लागू होगा वो 1 जुलाई से लागू होगा। जी, जैसे इंडियन पिनल कोड जो है, मतलब भारतीय दंड संहिता, उसको बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता है जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है। तो इसका अर्थ ये है वेलोक जी कि 1 जुलाई से पहले रजिस्टर हुए सारे केसेस पुराने कानून से ही चलते रहेंगे। तो जैसे ये केस है जिसकी बात आज आप कर रहे हैं, ये इसका एफआईआर 2010 में लागू इसके ऊपर हुआ था और जो प्रोसिक्यूशन की जो अनुमति है वो एलजी साहब ने कल दी है। तो इसके ऊपर में नए कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून बड़ा स्पष्ट है कि पुराने कानून से चलता रहेगा। जो सेक्शंस इनके खिलाफ लगाई गई है यूएपीए वाले में, तो उसमें 153A, 153B, 505 सब कुछ है इसमें। मतलब बेसिकली धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और सद्भाव को तोड़ने की कोशिश करना या राष्ट्रीय एकीकरण के खिलाफ कार्य करना या सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देना, इस तरीके का आरोप इन दोनों पर लगा है, जिसकी परमिशन अब इनके ऊपर एक्शन लगने के लिए लगी। जी, एक बहुत सवाल जो लगातार उठाया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी सीमा कैसे और कहाँ तय होगी? और जैसा कि अभी भी कई विश्लेषकों और पंडितों ने कहना शुरू कर दिया है कि यह मुकदमा जो है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ठीक नहीं है और ऐसी ही तमाम बातें, इसको कैसे देखते हैं आप? निर्लज है वो लोग जो देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जाकर इस तरीके की बातें करते हैं। अगर इस केस का इतिहास आप देखें वेलोक जी,
तो पुलिस में जब कंप्लेंट फाइल किया गया था एक कश्मीरी पंडित के द्वारा कि भाई ये इस तरीके का गलत बयान दे रहे हैं और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो सुशील पंडित जी ने जब ये जाके कंप्लेंट फाइल की थी 2010 में, तो एफआईआर नहीं हुआ था, पुलिस ने एफआईआर नहीं किया था। कांग्रेस की सरकार थी, वो ना तो करना चाहते थे ना करते थे। इनफैक्ट इस तरीके के जितने भी एंटी नेशनल्स थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आते थे उस समय में, चाहे वो गिलानी हो या जितने भी आतंकी थे कश्मीर के। ये जो एफआईआर हुई है ये पर्टिकुलर मैटर में, ये एफआईआर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं, ये मामला ऐसा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर में नहीं आता है, तो उसकी लिमिटेशन को तोड़ता है, ये देश के हित के खिलाफ है, विरुद्ध है, और इसलिए इस पर एक्शन होना चाहिए। और इसीलिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद इसके ऊपर में एफआईआर हुई थी। मैं फिर कहता हूँ अनफॉर्चुनेट है कि इतने साल लग गए उसको अप्रूवल के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अगर यही कोई अरबिक मुल्क होता या कोई अमेरिका या यूरोप की सभ्यता होती तो वहां पे भी इसके खिलाफ एक्शन जरूर होता, और इतना समय तो वहां लगता भी नहीं। वहां तो अभी तक ऐसे व्यक्तियों को फांसी पे चढ़ा दिया गया होता, क्योंकि उस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहां के लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहाँ के हिंदुओं और स्पेसिफिकली ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ है 1990 में, हमने देखा है। तो ऐसे मामले के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, इस मुल्क को या इस मुल्क के इस राज्य को आप अलग करके पाकिस्तान को दे दीजिए, तो इससे ज्यादा घृणित बात कोई कर नहीं सकता है। सोचिए उसके बाद भी इतने साल तक ये जो दोनों व्यक्ति हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये खुलेआम घूम रहे हैं, न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि आतंकियों के साथ इनके फोटोज हैं, वीडियोज हैं। जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में इनको बुलाया जाता है, बुकर प्राइज भी मिला हुआ है एक को। तो ये जो एंटी इंडियन एजेंडा है या एंटी हिंदू एजेंडा है, ये एक इकोसिस्टम काम करती है, और ये सारे उसी इकोसिस्टम के प्रोडक्ट हैं। इनका जो पूरा का पूरा निष्कर्ष है कि क्यों कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कर देना चाहिए, वो मजहबी आधार है, जबकि इस राष्ट्र का बंटवारा मजहब के आधार पे हो चुका है, और उसके बाद का बचा हुआ भारत आज हम भारतीय गणराज्य के रूप में जानते हैं। तो अगर उसमें से किसी पार्ट को काट के अलग करने की बात हो रही है, वो भी ऐसे राज्य की तो इस देश का ना सिर्फ हमेशा से एक अखंड भाग रहा है, अपितु वहां के लिए सैकड़ों और हजारों हमारे आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के लोगों ने जान गंवाई है जी, और आगे भी गंवाने के लिए हम रेडी हैं जी। कोई हमारे घर पर अगर आंख दिखाएगा तो हम उसका आंख निकाल लेंगे, लेकिन ये कहना कि भाई घर ही छोड़ दो, मुझे लगता है काफी आपत्तिजनक था, और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल, कानून कैसे देखता है, क्योंकि अब मुझे जहां तक जानकारी है राजद्रोह की धारा हटा दी गई है, मतलब उसे फिर से परिभाषित किया गया है, तो राजद्रोह और देशद्रोह इन दोनों के संदर्भ में कानून कैसे देखता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, कहां तक है वह? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला विचाराधीन था जिस समय में ये बात हो रही थी क्या इस कानून को हटा देना चाहिए, और कुछ समय के उसको एम्बियंस में डाल भी दिया गया था, लेकिन और भारत सरकार ने कहा था कि हम सोच रहे हैं कि देखते हैं इसमें क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो नया कानून आया है उसमें राष्ट्रद्रोह को बदल करके और देशद्रोह का एक मामला बहुत क्लियर करके दिया गया है कि किन मामलों को देशद्रोह कहा जा सकता है। तो सरकार ने अपनी मंशा बहुत क्लियर कर दी कि हम देशद्रोह के कानून को नहीं हटा रहे हैं, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया है जो नए कानून है। तो मेरा मानना है कि अगर नए कानूनों में व्याख्या के साथ दिया हुआ है तो पुराने कानूनों में भी वो रहेगा, और न्यायालय को भी संसद द्वारा पास किए हुए कानून और उसकी व्याख्याओं की इज्जत करनी होगी, उन्हें मानना होगा। तो अगर नए कानून में की व्याख्या है और पुराने कानून में डाउट था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रहा था, लेकिन उस डाउट के बाद भी अगर नए कानून में उस पर्टिकुलर चीज को फिर से रखा गया है तो इसका अर्थ ये है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है और जाना भी नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह इस राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और उसके आन बान और शान के खिलाफ कार्य करता है, मेरा मानना है कि ऐसे सभी लोगों के प्रति या ऐसे सभी समूहों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई इस देश का न सिर्फ दायित्व है बल्कि अधिकार भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार। This is an ABP Life podcast.